Dear students, welcome you all in today's session. Myself Kehar Singh Bains, lecturer Political Science, Government Senior Secondary School, चताड़ा, डिस्ट्रिक्ट ऊना। प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है भारतीय संविधान के जन्म संबंधी और विकासवादी स्रोत, सेमिनल एंड डेवलपिंग सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के संविधान में जिन नियमों, कानूनों और सिद्धांतों को शामिल किया गया है वो हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से लिया है उनको। तो इन सोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जन्म संबंधी स्रोत, सेमिनल सोर्सेज, और दूसरा है विकासवादी स्रोत, डेवलपिंग सोर्सेज। तो फर्स्ट है जन्म संबंधी स्रोत। जन्म संबंधी स्रोत में हम कई ऐसे सिद्धांतों तथा नियमों को शामिल करते हैं जो भारतीय संविधान के निर्माण से पूर्व विद्यमान थे। संविधान सभा के द्वारा जब हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया, तब संविधान निर्माताओं ने बहुत से ऐसे नियमों और कानूनों को संविधान में शामिल किया जो पहले से ही प्रचलित थे, जो किसी न किसी रूप में पहले से ही विद्यमान थे। तो ऐसे नियमों और कानूनों को हम जन्म संबंधी स्रोत कहते हैं। जन्म संबंधी स्रोत में कौन कौन से तथ्यों को शामिल किया गया है? जैसे नंबर फर्स्ट है नेहरू रिपोर्ट 1928, 1928 की नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? 28 फरवरी 1928 को भारत के राजनीतिक दलों का एक अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इस अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसे भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था। इस समिति को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि वो भारत के संविधान के निर्माण को लेकर रिपोर्ट तैयार करे। हमें भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो भारत के सभी राजनीतिक दलों और सभी वर्गों को स्वीकार हो। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई थी, संविधान निर्माताओं ने उन सिफारिशों को भारतीय संविधान में शामिल किया था। नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी सिफारिशें संविधान निर्माण को लेकर की गई थीं, जैसे कि भारत में संघ सरकार की स्थापना की जाए जिसमें केंद्र शक्तिशाली हो, संयुक्त चुनाव प्रणाली लागू की जाए, मतलब जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली चली आ रही थी उसको समाप्त किया जाए और उसकी जगह संयुक्त चुनाव प्रणाली को लागू किया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, केंद्र में 2 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की जाए। कुछ इस तरह की सिफारिशें नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। संविधान सभा ने इन सिफारिशों को भारत के संविधान में शामिल किया था। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान
रहा है। दूसरे सोर्स के रूप में हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हालांकि ब्रिटिश भारत के लिए 1935 का अधिनियम ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था, परंतु फिर भी इसमें से कुछ अच्छी व्यवस्थाओं को स्वतंत्र भारत के संविधान में शामिल किया गया है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, ये किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। भारतीय प्रांतों की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के नाम पर इस अधिनियम को पारित किया गया था और इस अधिनियम का भारत में काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें से बहुत सारी व्यवस्थाओं को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये व्यवस्था 1935 के अधिनियम के सेक्शन 102 से ग्रहण की गई है। इसी तरह से 1935 के अधिनियम से प्रभावित होकर ही भारतीय संविधान में केंद्र और प्रांतों के बीच 3 सूचियों के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियों के अंतर्गत संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों के अंतर्गत विषयों का बंटवारा किया गया है। ये व्यवस्था जो है हमने कहाँ से लिया है इसको? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो इस प्रकार से ये कुछ एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई हैं। जन्म संबंधी स्रोत में नेक्स्ट है मसौदा संविधान 1948, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1948। अब ये मसौदा संविधान क्या है? संविधान सभा के द्वारा संविधान के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम ड्राफ्टिंग कमेटी था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इस कमेटी से पहले भी कुछ अन्य समितियां बनाई गई थी। इन समितियों के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का मसौदा तैयार करके 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया था। संविधान सभा में इसके ऊपर लंबा विचार विमर्श किया गया, बहुत वाद विवाद हुआ और लंबे विचार विमर्श के पश्चात कुछ संशोधनों के साथ इस मसौदा को स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत मसौदा संविधान ही है। जो ड्राफ्ट ये बनाया गया था, इस ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया गया था और भारतीय संविधान में इस ड्राफ्ट में जो व्यवस्थाएं की गई थी उनको शामिल किया गया था। इस प्रकार ये मेन सोर्स रहा है हमारे भारत के संविधान का। नेक्स्ट है अन्य देशों की संवैधानिक प्रणालियां। संविधान सभा के द्वारा नियुक्त की गई मसौदा समिति के सदस्यों ने उस समय विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित संवैधानिक प्रणालियों का अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर अन्य देशों की शासन प्रणालियों से अच्छे अच्छे सिद्धांतों एवं संस्थाओं को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की
जिसे संविधान निर्माताओं के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। कहने का मतलब कि हमने दूसरे देशों के संविधान से भी बहुत कुछ जो है वो ग्रहण किया है। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने दूसरे देशों का भ्रमण किया और व्यक्तिगत तौर पर उन प्रणालियों के बारे में जानकारी हासिल की और अपनी रिपोर्ट जो थी वो संविधान सभा में प्रस्तुत की। तो इस रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा ने दूसरे देशों से भी बहुत सारी व्यवस्थाओं को, बहुत सारी संस्थाओं को हमने अपने संविधान में शामिल किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान पर दूसरे देशों की संवैधानिक प्रणालियों का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। तो ये हैं जन्म संबंधी जो स्रोत थे हमारे भारतीय संविधान के। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकासवादी स्रोत, डेवलपिंग सोर्सेस। विकासवादी स्रोत में हम ऐसे तथ्यों को शामिल करते हैं जो संविधान के लागू होने के पश्चात अस्तित्व में आए थे और जिन्होंने भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विकासवादी स्रोत कौन से हैं? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन उसके बाद भी लगातार संविधान में बदलाव होते रहे हैं। लगातार संविधान का विकास होता रहा है। कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के विकास में अपना योगदान दिया है? इन तथ्यों को हम विकासवादी स्रोत के नाम से जानते हैं। तो विकासवादी स्रोत में कौन कौन से तथ्यों को हम शामिल करते हैं? सबसे पहले है, नंबर फर्स्ट है संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। भारतीय संविधान में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार संशोधन किए जाते रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले संविधान में 1951 में ही पहला संशोधन कर दिया गया था और अब तक कुल 104 संशोधन किए जा चुके हैं। इस प्रकार समय समय पर किए गए संवैधानिक संशोधनों ने भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के संविधान में आवश्यकता के अनुसार समय समय पर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जब संविधान लागू हुआ तो हमारा वोट डालने का अधिकार तो हमें प्राप्त था, लेकिन किन लोगों को? जिनकी आयु 21 वर्ष थी। लेकिन उसके बाद संविधान में 61st अमेंडमेंट किया गया 1988 में। उस संशोधन के द्वारा इस आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव से वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे बदलाव समय समय पर हमारे संविधान में संवैधानिक संशोधनों के द्वारा किए जाते रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा संसद के कानून, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। संविधान में अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं जिनकी विस्तृत व्याख्या संविधान में नहीं की गई है, बल्कि इसके संबंध में आवश्यक कानून बनाने के लिए भारतीय संसद को शक्ति प्रदान की गई है। बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं संविधान के अंदर जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे इस संबंध में कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए जो अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। तो समय समय पर संसद
अपनी आवश्यकता और ज़रूरतों के अनुसार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या निश्चित करती आई है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय सर्वोच्च न्यायालय में केवल 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। लेकिन वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में 34 जजेस हैं, जिनमें से 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस प्रकार से समय समय पर संसद ने कानून बनाकर इस संख्या को बढ़ाया है। तो हम कह सकते हैं कि संसद के कानून भी समय समय पर भारतीय संविधान के विकास में अपना योगदान देते रहे हैं। इसके बाद है न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजंस। भारतीय न्यायपालिका भारतीय संविधान की रक्षक और अंतिम व्याख्याकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों का निपटारा करते हुए ऐसे निर्णय दिए हैं जिन्होंने अनेक संवैधानिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया है। कहने का अभिप्राय है कि समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय संविधान का हिस्सा बने हैं। संविधान में नई व्यवस्थाएं जुड़ी हैं। कैसे? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से। उदाहरण के लिए 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में यह निर्णय दिया गया था कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो इस प्रकार से न्यायिक निर्णय भी संवैधानिक विकास में योगदान करते आए हैं। नेक्स्ट है परंपराएं। भारतीय संविधान के अनेक उपबंध परंपराओं पर आधारित है। बहुत से विषय ऐसे हैं जिनके संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, जिसकी वजह से भारतीय संवैधानिक प्रणाली में अनेक परंपराएं स्थापित हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में मंत्री परिषद नहीं बल्कि मंत्रिमंडल एक शक्तिशाली संस्था है जो वास्तविक अर्थों में देश के प्रशासन का संचालन करती है। कहने का अभिप्राय है कि परंपराओं ने भी भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारी ऐसी हैं जो केवल परंपराओं पर आधारित है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भी कुछ ऐसी परंपराएं स्थापित हो चुकी हैं जिनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ये भी परंपरा पर आधारित है। आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद का ही वर्णन है, मंत्रिमंडल का नहीं, जबकि वास्तव में मंत्रिमंडल एक शक्तिशाली संस्था है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं संविधान का हिस्सा बन चुकी हैं जो केवल परंपरा पर आधारित है। उनका लिखित उल्लेख जो है वो कहीं संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका पालन किया जाता है। तो ये सोर्सेज हमारे रहे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये विकासवादी स्रोत हैं, डेवलपिंग सोर्सेज इनको कहा जा सकता है। तो हम अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट द सेमिनल एंड डेवलपिंग सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।